तूफान कहते हैं, कि जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। माननीय मुख्य अतिथिगण, आदरणीयगण और सभा में उपस्थित सभी सदस्यों, मैं बारिया निराली देश प्रेम और राष्ट्रमान के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही चल चुकी थी, जो आज वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान धारणाओं से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरों में फंस गए थे, तब रंग दे बसंती चला के एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ाते थे। वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला वो 5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि इस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली वो औरत जब घर के हालात हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चले गई, छोटी छोटी बच्चियों की चोटियां चले गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ कि पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की ही कहीं बोटियां चले गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चले गई, रोटियां चले गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती है और उसे पत्र लिखाकर ये कहा करती है कि अम्मा ने खत लिखा है, पढ़ेगी चाव से, कि अम्मा ने खत लिखा है, पढ़ेगी चाव से। पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक इंच भी पीछे मत हट जाना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने, मिट जाने, फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश बलिदान नहीं मांगता। आज देश मर जाने, मिट जाने, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में तो जो इंसान अपना काम पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन से करे ना, तो वही सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंगों में रंगना ही सच्ची देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेने से वो देशभक्त है, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में हाथ में तिरंगा लेकर बेच रहा होता है, तो क्या आप उसको ये उसकी देशभक्ति कहेंगे? यह उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की शक्ति है जो इसे करवाने पर मजबूर करती है। क्योंकि न मस्जिद को जानते, न शिवालों को जानते, न मस्जिद को जानते, न शिवालों को जानते। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के लिए समर्पण का भाव है सच्ची देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो आसमान तेरा, दरिंदा है तो स्मशान तेरा। भाईचारे से रहना है तो रही जमीन पर, वरना ही कब्र तेरी, यही कब्रिस्तान तेरा। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब बहाल हो जाती है जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपने लाइफ बढ़ाने में रहते हैं। आज के इस दौर में वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारियां थी अपने समाज, अपने राष्ट्र और अपने देश को बांधे रखने की, वो अब 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों के घर्षण मात्रा से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल वोट का काम मेरा रोजगार है, भारत के भविष्य को तबाह करके रख दिया है। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करते तो जो भाई भड़काते हैं, कि जहाँ लड़कों से बात करते देख जो भाई भड़काते हैं, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस कर सुनाते हैं, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस कर सुनाते हैं। और मैं बता दूं कि महिला सुरक्षा के मामले में हम आज भी 4थे नंबर पे आते हैं। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मुहूर्त को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सुजाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सुजाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और दान देने की चूक है तो जीती जी रक्त दान दीजिए, और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही है सच्ची देशभक्ति और यही है सच्चा राष्ट्र प्रेम। ना सरकार मेरी ना रब मेरा, ना सरकार मेरी ना रब मेरा, और ना ये बड़ा सा नाम मेरा। बस इतनी सी बात का गुरु है मुझ में कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी मुझे अपने समाज में नजर आती है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, किंतु बदकिस्मती है कि अब इंसान पैदा नहीं होते हैं। मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। एक शैक्षणिक बीमारी मुझे अपने ही समाज में नजर आती है, और बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जिसने देश ने तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय की बुनियादी रखी, आज विश्वविद्यालय के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता। जहाँ एक और हमारे पास IIT, IIM और NIT जैसे शिक्षण संस्थान है, वहीं दूसरी ओर हमारे देश के गरीबों को बेरोजगारी की जमानत में खड़ा करने के लिए उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान का झुनझुना पकड़ा दिया जाता है।
हमारे समाज का शिक्षित वर्ग ही बिल्ली के रास्ता काटने पर खड़े हो जाना, अपनी अपनी जाति को ऊंचा मानकर दूसरों के धर्मों की अवहेलना करता रहेगा, तब तक ना तो हमारा अंधविश्वास खत्म होगा और ना ही हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम जाति का रक्षण नहीं सामाजिक शक्तिगण पर बात करेंगे। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छता अभियान में केवल सरकार नहीं, सड़क पे चलने वाला हर नागरिक हाथ बटाएगा। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत को दिल से अपनाइए। असल मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं या जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सतहीन, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, शैक्षिक मान मूल्यों के आंकड़ों में चिन्ह चिन्ह पे पंद में खंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। I being an Indian, I being a student, I being a simple daughter of this melon, feel proud in India। मैं सैल्यूट करना चाहूंगी सरहद पर दिनदार खड़े उस जवान को, इस देश की पुलिस प्रशासन और इस देश के हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। हम बुलबुल है इसकी, ये गुलिस्तान है हमारा, ये गुलिस्तान है हमारा। अस्तु, जय हिंद, जय भारत।